हेलो एवरीवन। तो प्रीवियस क्लास में हमने कॉस्ट बेसिस डिस्कस किया था स्टडी यूनिट नंबर 9 में। आज हम बात करेंगे प्रॉपर्टी रिसीव्ड बाय द गिफ्ट। प्रॉपर्टी अगर आपको गिफ्ट में मिलती है तो फिर हम यहाँ पर कैसे कॉस्ट बेसिस फाइंड आउट करेंगे और कैसे कैपिटल गेन निकालेंगे। ये थोड़ा सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है अगर इस पूरे चैप्टर को देखें। गिफ्ट में जब प्रॉपर्टी मिलती है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन जो है वो कॉम्प्लिकेटेड दिया हुआ है ड्यू टू द प्रोविजन। अब प्रॉपर्टी अगर गिफ्ट में मिलती है तो क्या करना है? सबसे पहले हमें बेसिक चीज सोचना है। हमें दो चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। एक तो आपका अमाउंट रिसीव्ड, या जिसको हम बोलते हैं रियलाइज्ड अमाउंट। इसमें से अगर हम माइनस कर दें कॉस्ट बेसिस तो क्या निकल के आ जाता है? गेन या लॉस निकल के आ जाता है। तो गेन या लॉस निकल के आ जाता है। ये इसकी बेसिक चीजें हमें याद होना चाहिए। देखो, अमाउंट रियलाइज्ड में तो कोई दिक्कत नहीं है, हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर कॉस्ट बेसिस से रिलेटेड पॉइंट। ठीक है। तो कॉस्ट बेसिस क्या होना चाहिए जब अगर प्रॉपर्टी आपको गिफ्ट में मिलती है? क्यों? क्योंकि आप तो कुछ पे नहीं कर रहे हो, क्योंकि गिफ्ट में आपको प्रॉपर्टी मिल रही है। तो फिर उस केस में हम डोनर का बेसिस ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? जिससे ये प्रॉपर्टी हमें मिल रही है, रिसीव्ड हो रही है, उसका ही जो बेसिस है वही हम एज्यूम कर लेते हैं वो हमारा बेसिस होगा। लेकिन कभी कभी इसमें एडजस्टमेंट करना होता है। क्या एडजस्टमेंट करना होता है? तो जनरल रूल क्या है? जनरल रूल बहुत इजी है। वो बोलता है कि सीधे आप डोनर्स का बेसिस अडॉप्ट कर लो। The donors basis in the property acquired by the gift is the donors basis increased। लेकिन अगर कोई गिफ्ट टैक्स पेड किया है, अगर कोई गिफ्ट टैक्स पेड किया है तो फिर उस गिफ्ट टैक्स को एडजस्ट किया जाएगा। इंक्रीज्ड फॉर एनी गिफ्ट टैक्स पेड एट्रीब्यूटेबल टू द एप्रिसिएशन। और ये टैक्स गिफ्ट टैक्स हम निकालेंगे तो पूरा पूरा ऐड करेंगे क्या? नहीं, हमें केवल उस इंक्रीमेंटल अमाउंट से रिलेटेड गिफ्ट टैक्स निकालना है। मतलब देखो, एक तो हुआ आपका, अगर सपोज दैट प्रॉपर्टी का बेसिस था 60,000 और अब प्रॉपर्टी का फेयर मार्केट वैल्यू है $1 लाख, तो 40,000 इंक्रीज हो रहा है। कितना हो रहा है? 40,000 इंक्रीज हो रहा है। तो इस 40,000 से रिलेटेड कितना गिफ्ट टैक्स है, हम वो फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर जो भी रिजल्ट आएगा उससे हम क्या कर देंगे? हम डोनर्स के बेसिस को एडजस्ट कर देंगे। ठीक है ना? यानी कि इंक्रीज कर देंगे। वापस एक साथ पढ़ते हैं और इसका एग्जाम्पल भी देखेंगे हम। The donors basis in the property acquired by gift is the donor's basis increased for any gift tax paid attributable to the appreciation। लेकिन किस पार्ट के लिए? ओनली एप्रिसिएशन के पार्ट के लिए हमें निकालना है। द डोनर्स बेसिस इज इंक्रीज्ड बाय, क्या बोल रहा है? डोनर्स का बेसिस इंक्रीज्ड कर दिया जाएगा बाय विच अमाउंट? गिफ्ट गिफ्ट टैक्स पेड मल्टीप्लाइड बाय फेयर मार्केट वैल्यू एट द टाइम ऑफ द गिफ्ट। उस गिफ्ट की फेयर मार्केट वैल्यू क्या है, यानी कि उस प्रॉपर्टी की फेयर मार्केट वैल्यू क्या है जिस टाइम पर गिफ्ट दिया जा रहा था, माइनस डोनर्स बेसिस। तो क्या निकल के आ जाएगा आपका? इंक्रीज्ड कितना हो गया है, मतलब कितना इंक्रीमेंटल हो गया है उसकी वैल्यू में, वो न्यूमरेटर में आ जाएगा। डिनोमिनेटर में हम क्या लेंगे? फेयर मार्केट वैल्यू एट द टाइम ऑफ द गिफ्ट माइनस एनुअल एक्सक्लूजन। ये एनुअल एक्सक्लूजन क्या है? ये स्पेसिफाइड लिमिट है। इतना अमाउंट हमें एक्सक्लूड करना है एट द टाइम ऑफ कैलकुलेटिंग। तो ये कितना होगा एनुअल एक्सक्लूजन? फॉर द 2021 एनुअल एक्सक्लूजन फॉर द गिफ्ट टैक्स इज द $15,000। ये $15,000 हमें माइनस करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर फेयर मार्केट वैल्यू कितना है? फेयर मार्केट वैल्यू है $1 लाख। डोनर्स का बेसिस कितना है? डोनर्स का बेसिस है 60,000। कितना है? 60,000। गिफ्ट टैक्स से एज्यूम कर लेते हैं हम 20,000 पे किया हुआ है ना? चलो एक काम करते हैं ना, इसका क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्वेश्चन ही कर लेते हैं डायरेक्टली, है ना? एग्जाम्पल बनाने से अच्छा है क्वेश्चन डायरेक्टली हम इसको कर लेते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन दिया हुआ है इसका, इसको रीड कर लेते हैं। जेन एक्वायर्ड एन एकर्स ऑफ द लैंड एज अ गिफ्ट। उसको क्या मिला? गिफ्ट मिला। एट द टाइम ऑफ द गिफ्ट द एकर्स हैड अ फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ $20,000।
फेयर मार्केट वैल्यू क्या है, जिस टाइम गिफ्ट आ रहा था $20,000 है। द डोनर्स एडजस्टेड बेसिस इन द लैंड वाज $15,000। डोनर्स का एडजस्टेड बेसिस कितना था, $15,000 था। नो गिफ्ट टैक्स वॉज पेड ऑन द गिफ्ट। चलो यहाँ पर गिफ्ट टैक्स की बात नहीं कर रहे हैं, है ना, वो सेकंड क्वेश्चन में आ जाएगी। तो गिफ्ट टैक्स तो कोई पेड नहीं हो रहा है, तो हम जनरल पॉइंट क्या माइंड में रखेंगे कि जो गिफ्ट में मिलेगा उस समय हम क्या बेसिस लेंगे। हमें तो गिफ्ट में मिल रहा है, जीरो जीरो कॉस्ट पर मिल रहा है, तो जो डोनर्स का बेसिस होता है वही हमारा क्या हो जाता है, हमारा बेसिस हो जाता है। ये जनरल रूल है। No event occurred to the increase or decrease the basis in the property. Jane later sold the acres for the $10,000. What is the Jane's gain or the loss on the sale? तो देखो हमारे पास क्या मिल गया, ये सेल्स कंसिडरेशन हम $10,000 में सेल कर रहे हैं। कॉस्ट कितना माने, तो कॉस्ट क्या मानते हैं, कॉस्ट जो डोनर का बेसिस होता है वही हमारा क्या हो जाता है, बेसिस बन जाता है। तो यहाँ पर डोनर का बेसिस क्या है, क्वेश्चन में डोनर्स का बेसिस है $15,000। फेयर मार्केट वैल्यू नहीं लेना है इस टाइम पर। फेयर मार्केट वैल्यू तो कैलकुलेशन के लिए है, और फेयर मार्केट वैल्यू कहाँ आएगी वो भी हम देखेंगे आगे। तो इस क्वेश्चन के पर्पस के लिए यहाँ पर 15,000 हमारा क्या हो जाएगा, एडजस्टेड बेसिस हो जाएगा। तो 10,000 में सेल कर रहे हैं, कॉस्ट कितनी है 15,000, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, लॉस आ जाएगा हमारा। चलिए आंसर को रीड कर लेते हैं। द बेसिस ऑफ द प्रॉपर्टी एक्वायर्ड बाय द गिफ्ट इज जनरली द डोनर्स एडजस्टेड बेसिस। When the computing a loss, the donee assume the lesser of the fair market value at the date of the transfer or the donor's adjusted basis. Therefore, the Jains assume the lesser। चलो ये रीड करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो नेक्स्ट वाला प्रोविजन में हमारा कवर होगा कि लॉस बेसिस पर सेल हो रहा है या गेन बेसिस पर, है ना। अभी तो हमारा ये जनरल क्वेश्चन था, जनरल क्वेश्चन हमारे यहाँ सॉल्व हुआ। तो एक चीज माइंड में रखना है वो है, क्योंकि यहाँ पर जब हम डेप्थ में जाते हैं ना, तो ये चीजें बेसिक चीजें भूल जाते हैं कि लेना क्या है। बेसिक प्रोविजन क्या बोलता है, बेसिक प्रोविजन ये बोलता है कि जो डोनर का बेसिस है वही बेसिस बन जाएगा डोनी का। चलिए अब आपका वो एडजस्टमेंट वाला भी देख लेते हैं। जॉन रिसीव्ड अ गिफ्ट ऑफ द प्रॉपर्टी फ्रॉम हिज अंकल when the gift was made in the 2020। the property had a fair market value of $1 lakh and adjusted basis to his uncle $40,000। तो अगर देखा जाए फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है, फेयर मार्केट वैल्यू $1 लाख, एडजस्टेड बेसिस कितना है 40,000, हम यही लेते हैं 40,000। लेकिन यहाँ पर गिफ्ट टैक्स ऑन द ट्रांसफर completely paid by the Juan's uncle was the $14,500। what is the Juan's basis in the property। तो यहाँ पर गिफ्ट टैक्स पेड किया है, कितना टैक्स पेड किया है, 14,500 गिफ्ट टैक्स पेड किया है। तो हम ये पूरा 14,500 इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे कॉस्ट बेसिस में। कितना करेंगे, देखो जुआन को तो क्या मिल गया, एक फ्री फ्री प्रॉपर्टी मिल गई है, गिफ्ट मिला है उसके अंकल से। तो अंकल के हैंड में कॉस्ट बेसिस क्या है, 40,000 है, लेकिन उन्होंने ट्रांसफर के टाइम पर क्या पे किया है, उन्होंने टैक्स भी पेड किया है, गिफ्ट टैक्स पेड किया है, $14,500 का गिफ्ट टैक्स पेड किया है। अब ये पूरा की पूरा हम इसमें इंक्लूड नहीं करते, हम कितना करते हैं, हम फॉर्मूले के थ्रू इसको कैलकुलेट करेंगे। तो फॉर्मूला क्या बोलता है, फॉर्मूला बोलता है कि फेयर मार्केट वैल्यू गिफ्ट टैक्स मल्टीप्लाइड बाय, क्या मल्टीप्लाइड करते हैं हम, फेयर मार्केट वैल्यू एट द टाइम ऑफ गिफ्ट माइनस कॉस्ट बेसिस, है ना। कौन किसका कॉस्ट बेसिस लेना है, डोनर्स का। डोनर्स कॉस्ट बेसिस, इसको क्या करना है, हमें डिवाइड करना होता है, किससे डिवाइड करना होता है, इसको डिवाइड करना होता है हमें फेयर मार्केट वैल्यू एट द टाइम ऑफ गिफ्ट, ब्रैकेट लगा देता हूं इसके लिए भी, माइनस एनुअल एक्सक्लूजन। तो एनुअल एक्सक्लूजन क्या है इस केस में, $15,000 है। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया कि इतना अमाउंट क्या करना है हमें, इतना अमाउंट हमें इंक्लूड करना है एड टू कॉस्ट बेसिस। जो भी रिजल्ट आएगा उसको क्या करना है,
हमें ऐड करना है कॉस्ट बेसिस में। तो अभी कॉस्ट बेसिस कितना है, कॉस्ट बेसिस है $40,000। ठीक है, चलो इसको कैलकुलेट करते हैं। तो गिफ्ट टैक्स कितना पेड किया है, 14,500। गिफ्ट टैक्स 14,500। ठीक है, फेयर मार्केट वैल्यू $1 लाख है। डोनर्स कॉस्ट बेसिस क्या है, डोनर्स कॉस्ट बेसिस है $40,000। ठीक, तो हम यहाँ पर ये कैलकुलेट कर लेते हैं न्यूमरेटर फॉर्मूले में। चलो ये कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, 1 लाख माइनस 40,000, 60,000 आ जाएगा। हम एक एक स्टेप कर रहे हैं, एक एक फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है ना। फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है, फेयर मार्केट वैल्यू अभी ये हमें डिनोमिनेटर निकालना है, तो डिनोमिनेटर कितना है, फेयर मार्केट वैल्यू लेस 15,000, फेयर मार्केट वैल्यू लेस 15,000। तो ये आ जाएगा हमारा 1 लाख माइनस $15,000। चलिए हमने यहाँ पे इंफॉर्मेशन जनरेट कर ली, अब हमारा फॉर्मूला एक बार में यहाँ पर प्लेस कर देते हैं। तो कितना ऐड करेंगे, एडेड टू द कॉस्ट बेसिस, तो अल्टीमेटली हम क्या कर रहे हैं पता है, यहाँ पर हमने यहाँ पर प्रपोर्शन निकाला, क्या निकाला, प्रपोर्शन निकाला। कितना इंक्रीज हो रहा है, 60,000 इंक्रीज हो रहा है ना, फेयर मार्केट वैल्यू 1 लाख थी, कॉस्ट बेसिस था 40,000, तो यहाँ पर इंक्रीज्ड अमाउंट आ गया, क्या आ गया, इंक्रीज्ड अमाउंट आ गया। तो 40,000 60,000 डिवाइडेड बाई 85,000। ठीक है, जो भी रिजल्ट आएगा उससे उसको मल्टीप्लाइड कर देंगे हम गिफ्ट टैक्स से, या हम उसको पहले लिख सकते हैं, ऐसे कोई वो नहीं है, तो हम उसको पहले लिख देते हैं। चलो 14,000 दिस, तो हमने क्या करा, गिफ्ट टैक्स मल्टीप्लाइड बाय ये न्यूमरेटर को डिवाइड कर दिया डिनोमिनेटर से, तो रिजल्ट आया आपका $10,235। तो डोनी के हाथ में कॉस्ट बेसिस क्या हो जाएगा, कॉस्ट बेसिस फॉर डोनी, तो डोनी के लिए हो जाएगा, एक तो कॉस्ट बेसिस ऑफ डोनर 40,000 प्लस ये आपका गिफ्ट टैक्स का कुछ पोर्शन इसमें इंक्लूड हो जाएगा, तो $50,235 यहाँ पर क्या हो जाएगा, बेसिस बन जाएगा। ठीक है, अब ये कितने में सेल कर रहा है वो इस क्वेश्चन में तो नहीं दिया है ना, इन्होंने क्या पूछा है, सिर्फ हमसे पूछा है व्हाट इज द बेसिस जुआन्स बेसिस इन द प्रॉपर्टी, तो क्या आंसर आ रहा है, $50,235। एक बार वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ, यही आंसर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमें क्या लेना होता है, हमें जनरली डोनर का जो बेसिस है वो डोनी का बेसिस बन जाता है ना, मतलब रिसीवर का बेसिस बन जाता है, जिसको मिल रही है प्रॉपर्टी उसका बेसिस बन जाता है। लेकिन अगर कोई गिफ्ट टैक्स पेड किया है तो गिफ्ट टैक्स की अमाउंट को हम क्या कर देते हैं, प्रोपोर्शनेटली इंक्लूड कर देते कॉस्ट बेसिस में। तो डोनर का बेसिस कितना था 40,000 और प्रोपोर्शनेट गिफ्ट टैक्स से निकाला तो कितना आया 10,235, ये दोनों ऐड कर देंगे तो डोनीज का बेसिस बन जाएगा यहाँ पर। ये कैसे कैलकुलेट किया, 10,235 1 लाख, ये क्या था, फेयर मार्केट वैल्यू माइनस कॉस्ट बेसिस, तो एक्चुअल में ये क्या निकला कि कितना इंक्रीज हो गया अमाउंट, है ना, कितनी वैल्यू बढ़ गई ये प्रॉपर्टी की, जब प्रॉपर्टी ली थी तब 40,000 की थी, आज प्रॉपर्टी का फेयर मार्केट वैल्यू $1 लाख है, तो प्रॉपर्टी की वैल्यू इतनी बढ़ गई है। डिवाइड कर देंगे इसको, 1 लाख माइनस 1 लाख क्या है, फेयर मार्केट वैल्यू एट द टाइम ऑफ द गिफ्ट, गिफ्ट के टाइम पर फेयर मार्केट वैल्यू कितनी थी, माइनस एनुअल एक्सक्लूजन $15,000। ये फिक्स्ड रेट है, ये हम कैलकुलेट नहीं कर रहे 15,000, ये प्रोविजन में दिया हुआ है, मल्टीप्लाइड बाय गिफ्ट टैक्स, जितना भी गिफ्ट टैक्स पेड किया है इस प्रॉपर्टी पे वो आ जाएगा। तो इक्वल जैसे हम फॉर्मूले को सॉल्व करेंगे तो हमारा रिजल्ट निकल के आएगा $10,235। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया, डोनीज बेसिस बन गया। चलिए अब आते हैं इसके मेन फॉर्मूले पे, जो कि थोड़ा सा टफ पड़ता है, वो है इफ द फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ द गिफ्ट इज लेस देन द डोनर्स बेसिस। क्या बोल रहा है, अगर फेयर मार्केट वैल्यू कम हो किससे, डोनर्स के बेसिस पर, फेयर मार्केट वैल्यू कम है तो फिर उस केस में यहाँ पर ड्यूअल बेसिस चेक किया जाएगा।
द डोनी हैज अ ड्यूअल बेसिस फॉर द प्रॉपर्टी विच मिनिमाइज द गेन और लॉस रिकॉग्नाइज्ड ऑन द सब्सिक्वेंट ट्रांसफर। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ पर दो बेसिस दिए गए। अब ये दो बेसिस क्यों दिए गए वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ पर आपको यहाँ पर बेसिस कैलकुलेट करना है कि क्या बेसिस माने। तो इन्होंने दो दो यहाँ पर चीजें दी है, एक लॉस बेसिस हो तो हमें क्या कंसिडर करना है, गेन बेसिस हो तो क्या कंसिडर करना है। लेकिन ये सिचुएशन अराइज कब होगी, जब फेयर मार्केट वैल्यू क्या हो, लेस देन द डोनर्स बेसिस हो। अगर ये सिचुएशन आती है तो ही हमें ड्यूअल बेसिस की ओर जाना है, अदरवाइज हमें नॉर्मल प्रोविजन ही लगाना है। ये ड्यूअल बेसिस क्या है ये भी हम समझते हैं एक एग्जांपल से। प्रोविजन पढ़ लेते हैं, फिर एक एग्जांपल क्रिएट करते हैं, फिर पूरे सिनेरियो को ले लेते हैं। अगर लॉस बेसिस होता है, अगर लॉस बेसिस होता है, लॉस बेसिस के केस में हम क्या मानेंगे बेसिस। देखो ये लॉस बेसिस कब पता चलेगा, जब हम इस प्रॉपर्टी को सब्सिक्वेंटली ट्रांसफर करेंगे, यानी कि सेल करेंगे, डिस्पोज ऑफ करेंगे। तो कितने में कर रहे हैं, एक तो पहली चीज तो कंडीशन क्या चेक करना है कि फेयर मार्केट वैल्यू कम है क्या, डोनर से बेसिस से। हाँ ये तो कम थी। जब हम ट्रांसफर करने जाएंगे ना, तो ट्रांसफर के टाइम पर हम देखेंगे क्या हम इसको लॉस में सेल कर रहे हैं या गेन में सेल कर रहे हैं, दैट्स इट। अगर लॉस लॉस पर सेल कर रहे हैं तो फिर हमारे प्रॉपर्टी का बेसिस क्या माना जाएगा, यहाँ पर द फेयर मार्केट वैल्यू एट द टाइम ऑफ द गिफ्ट। द फेयर मार्केट वैल्यू at the time of the gift is used if the property is later transferred at a loss। अगर लेटर ट्रांसफर की जाएगी लॉस पर तो यहाँ पर कंसिडर क्या किया जाएगा, बेसिस फेयर मार्केट वैल्यू कंसिडर कर ली जाएगी। क्यों, देखो यहाँ पर लॉस को मिनिमाइज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लॉस को मिनिमाइज कर रहे हैं। अगर फॉर एग्जांपल फेयर मार्केट वैल्यू है 90,000 और डोनर्स का बेसिस है $1,00,000, ठीक है ना। तो 90,000 फेयर मार्केट वैल्यू है, लेटर ये सेल्स कर दिया, सपोज दैट 80,000 में 60,000 में सेल कर रहे हैं, कितने में सेल कर रहे हैं, 60,000 में सेल कर रहे हैं, मतलब लॉस पर सेल कर रहे हैं। तो 60,000 में सेल कर रहे हैं, तो जनरल रूल क्या बोलता है, जनरल रूल ये बोलता है कि डोनर्स का बेसिस ही हमारा बेसिस हो जाता है। तो यहाँ पर डिफरेंस बहुत बड़ा हो रहा है, क्या हो रहा है, डिफरेंस बड़ा होगा, 60,000 माइनस 1,00,000, तो 40,000 का लॉस आएगा। जबकि टैक्स डिपार्टमेंट चाहता है कि लॉस कम से कम रिकॉग्नाइज्ड हो। तो यहाँ पर क्या लेंगे फिर, डोनर्स फेयर मार्केट वैल्यू ले लेंगे। तो ये कितनी है, 90,000 है ना, वो सारा एग्जांपल हम क्रिएट कर लेंगे, वहां से समझते हैं। चलो गेन बेसिस क्या हुआ, गेन बेसिस जस्ट इसका अपोजिट। अगर आप गेन पर सेल कर रहे हो, गेन पर सेल कर रहे हो, तो फिर उस केस में आप डोनर से बेसिस ले लोगे। द डोनर से बेसिस इज यूज्ड इफ द प्रॉपर्टी इज लेटर ट्रांसफर्ड एट अ गेन। मतलब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम सिर्फ एक ही है कि अगर फेयर मार्केट वैल्यू कम है और लॉस बेसिस पर सेल हो रहा है, तो उस केस में डोनर्स बेसिस ना लेकर हम क्या ले लेंगे, फेयर मार्केट वैल्यू ले लेंगे। लेकिन एक पॉइंट और इन्होंने बताया, वो क्या बताया इन्होंने, इफ द प्रॉपर्टी इज लेटर ट्रांसफर्ड फॉर मोर देन द फेयर मार्केट वैल्यू एट द डेट ऑफ द गिफ्ट बट लेस देन द डोनर्स बेसिस एट द टाइम ऑफ द गिफ्ट, नो गेन या लॉस इज रिकॉग्नाइज्ड। लेकिन अगर लेटर क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं हम प्रॉपर्टी को, कितने में सेल कर रहे हैं, इस दोनों अमाउंट के बीच में है। मतलब फेयर मार्केट वैल्यू से तो ज्यादा है लेकिन डोनर्स के बेसिस से कम है, मतलब दोनों के बीच में आ रही है वो अमाउंट। तो फिर उस केस में ना तो गेन रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा ना ही लॉस रिकॉग्नाइज करेंगे। इफ द प्रॉपर्टी इज लेटर ट्रांसफर्ड मोर देन द फेयर मार्केट वैल्यू, फेयर मार्केट वैल्यू से तो ज्यादा में सेल हो रही है लेटर ऑन प्रॉपर्टी, लेकिन डोनर्स के बेसिस से कम हो रही है, तो फिर ये प्रोविजन बोलता है कि आप ना तो गेन करोगे रिकॉग्नाइज ना ही लॉस रिकॉग्नाइज करोगे। लेकिन ये पॉइंट अराइज कब होगा, ये पॉइंट तभी अराइज होगा जब फेयर मार्केट वैल्यू एट द ऑन द डेट ऑफ द गिफ्ट इज लेस देन द डोनर्स बेसिस हो। ये तभी पॉइंट अराइज होंगे ये तीनों, अदरवाइज पॉइंट अराइज नहीं होंगे, फिर हमारा नॉर्मल प्रोविजन एप्लीकेबल होगा। डोनर्स का बेसिस ही हमारा क्या बन जाएगा, बेसिस बन जाएगा डोनी का। Depreciation basis, if the gift property is immediately used as a business property, the basis of the depreciation is the donor's adjusted basis। तो इस केस में क्या बोल रहा है, अगर प्रॉपर्टी पर पहले डेप्रिसिएशन लग रहा है ना, डोनर के पास क्या लग रहा है,
डोनर के पास प्रॉपर्टी है वो, और उस पर डेप्रिसिएशन लग रहा है। तो कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो भी अमाउंट आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएबल बेसिस। तो वही क्या हो जाएगा, ये नॉर्मल प्रोविजन है देखो, क्योंकि उसके हैंड में, डोनर के हैंड में तो यही होगा ना। एडजस्टेड बेसिस क्या होगा, कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन माइनस करने का जो अमाउंट आ रहा है वो उसका बेसिस माना जाएगा। तो वही बेसिस किसका मान लेंगे, डोनी का बेसिस मान लेंगे। मतलब कुछ नहीं है, कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दो तो जो अमाउंट निकल रहा है वही अमाउंट क्या होगा, यहाँ पर डोनी का बेसिस माना जाएगा। तो ये तो सिंपल पॉइंट है। इफ द गिफ्ट प्रॉपर्टी इज लेटर कन्वर्टेड फ्रॉम द पर्सनल टू बिजनेस यूज, लेटर क्या होती है, कन्वर्टेड होती है फ्रॉम पर्सनल टू business use. If the gift property is later converted from the personal to business use, the adjusted basis is the lower of the transferor's adjusted basis or the fair market value on the date of the conversion. तो क्या लेना है यहाँ पर, एडजस्टेड बेसिस क्या लेना है, लोअर ऑफ द ट्रांसफरर बेसिस, यानी कि ट्रांसफरर मतलब डोनर्स बेसिस, एडजस्टेड बेसिस आर द फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ द कन्वर्जन। तो फेयर मार्केट वैल्यू क्या थी उस टाइम पर, इन दोनों में से जो भी कम होगा वो क्या मान लिया जाएगा, डोनी का एडजस्टेड बेसिस मान लिया जाएगा। चलिए इस पर एक एग्जांपल लेते हैं हम, लॉस बेसिस और गेन बेसिस पर, है ना। इस पूरे सिनेरियो को, यही इसका मेन पार्ट है और ये कंफ्यूज करता है। तो हम एक टेबल बना लेते हैं, इसका समराइज्ड टेबल। if fair market value at the time चलो मैं एक काम करता हूँ, बार बार लिखना पड़ेगा, ऊपर लिख देता हूँ इसको, एट द टाइम ऑफ गिफ्ट, गिफ्ट के टाइम पर, इफ द फेयर मार्केट वैल्यू एट द टाइम ऑफ द गिफ्ट क्या है, मोर देन डोनर्स बेसिस। तो यहाँ इस सिचुएशन में कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। फिर यहाँ पर क्या करें हम, यहाँ पर हम क्या लेंगे, तो यहाँ पर हम डोनिस बेसिस क्या ले लेंगे, यहाँ पर डोनिस का बेसिस ले लेंगे हम, डोनर का बेसिस प्लस अगर कोई गिफ्ट टैक्स हो तो एनी गिफ्ट टैक्स पेड attributable एप्रिसिएशन, जो भी एप्रिसिएशन से रिलेटेड होगा वो हम यहाँ पर कंसिडर कर लेंगे। चलिए, तो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, इस फर्स्ट वाले केस में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। सिनेरियो नंबर सेकंड, ये हम अलग अलग केस ले रहे हैं ना, केस अगर ये हो तो, केस नंबर 2, इफ द डोनर्स लेस देन इक्वल टू, अगर ये सिचुएशन है तो फिर हमें सोचना पड़ेगा। तो फिर यहाँ पर दो केस बनेंगे, केस ए और केस बी बनेगा यहाँ पर, ठीक है। ये सब पॉइंट है किसके, केस नंबर 1 के, केस नंबर 2 के। तो हमें देखना पड़ेगा, क्या देखना पड़ेगा अब, इफ फेयर मार्केट वैल्यू एट द टाइम ऑफ द गिफ्ट, गिफ्ट के टाइम पर क्या है फेयर मार्केट वैल्यू,
लेस देन इक्वल टू है, क्या है, लेस देन इक्वल टू, यही हमारा फॉर्मूला बोल रहा था। इफ द फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ द गिफ्ट इज लेस देन द डोनर्स बेसिस, क्या है, डोनर्स बेसिस से कम है, तो डोनर्स के बेसिस से कम है तो हम क्या करेंगे, चलो इक्वल टू हटा देते हैं यहाँ से ना, एक इंटरप्रिटेशन गलत हो जाएगा अदरवाइज। यहाँ पर क्या बोला, इफ द फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ द गिफ्ट इज लेस देन द डोनर्स बेसिस, तो लेस देन वाली कंडीशन है, तो इक्वल टू हम यहाँ पर लगा देते हैं। तो यहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है हमें, प्रॉब्लम कहाँ आएगी, जहां लेस देन हो। ठीक, तो यहाँ पर हमारी सिचुएशन क्या बनेगी, हम क्या लेंगे, अगर आपका बेसिस क्या है, गेन बेसिस और लॉस बेसिस, इफ डोनी सोल्ड एट गेन बेसिस, इफ डोनी सोल्ड एट लॉस बेसिस, है ना, दो बेसिस होंगे, या तो लॉस पे सेल कर सकता है या फिर गेन पर सेल कर सकता है। लेकिन मेन चीज क्या है, सिचुएशन अराइज कब होगी, ये देखना है हमें, फेयर मार्केट वैल्यू क्या है, लेस देन डोनर्स बेसिस है, तभी ये सिचुएशन अराइज होगी, अदरवाइज नहीं होगी। फिर इस केस में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, चलो हम वर्किंग नोट से देखेंगे हम, तो यहाँ पर लिख भी देता हूँ ना, देखो, इफ द डोनी सोल्ड एट द गेन बेसिस, अगर गेन बेसिस पर सोल्ड कर रहा है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो हम उसमें क्या लेंगे, एज यूजुअल जो नॉर्मल हमारा प्रोविजन है वैसे ही ले लेंगे, डोनर्स बेसिस ले लेंगे। लेकिन चलो मैं यहाँ से हट एक एग्जांपल क्रिएट करके आपको समझाता हूँ फिर इसको। डोनर्स फेयर मार्केट वैल्यू ले लेते हैं ना, फेयर मार्केट वैल्यू एट, तो फेयर मार्केट वैल्यू क्या थी गिफ्ट के दिन, वो हम कंसिडर कर लेंगे यहाँ पर कॉस्ट बेसिस, तो ये हमारा क्या निकल रहा है, हमारा कॉस्ट बेसिस निकल रहा है, कॉस्ट बेसिस, है ना। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं हम, एक एग्जांपल क्रिएट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, एक बार वापस से समझा देता हूँ प्रोविजन क्या बोल रहा है। तीसरा भी एक कंडीशन है जिसमें हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें कुछ भी नहीं करना है, अगर अगर सेल्स प्राइस क्या है, सेल्स प्राइस फेयर मार्केट वैल्यू और डोनर्स के बेसिस के बीच में आ जाती है, तो हम वहां पर कुछ भी नहीं करते, इग्नोर कर देते, नो लॉस रिकॉग्नाइज करना है ना गेन रिकॉग्नाइज करना है। तो फेयर मार्केट वैल्यू कम होना चाहिए डोनर्स बेसिस से, तभी ये सिचुएशन अराइज होगी गेन या लॉस बेसिस की, अदरवाइज जो हमारा नॉर्मल प्रोविजन है वही लगेगा। ए गिफ्ट ए गिफ्ट प्रॉपर्टी टू बी, ए क्या कर रहा है, बी को गिफ्ट कर रहा है ऑन 31 दिसंबर 2019, ठीक। और सिचुएशन क्या है, इफ फेयर मार्केट वैल्यू, फेयर मार्केट वैल्यू मतलब फर्स्ट वाली सिचुएशन है, फेयर मार्केट वैल्यू क्या है, लेस मोर देन डोनर्स बेसिस, ये यहाँ कॉपी कर लेता हूँ मैं डायरेक्टली,
ये हमारी सिचुएशन है। इफ द फेयर मार्केट वैल्यू एट द टाइम ऑफ द गिफ्ट क्या है, मोर देन इक्वल टू डोनर्स बेसिस है, ठीक है। अब ए ने कब परचेज करी थी, ए ने परचेज करी है, परचेज परचेज द प्रॉपर्टी ऑन 1 जनवरी 2012। कितने में परचेज करी थी, ये परचेज करी थी फॉर एग्जांपल $8,000, $8,000 में ये परचेज करी थी। फेयर मार्केट वैल्यू क्या है, फेयर मार्केट वैल्यू एट द टाइम ऑफ गिफ्ट, गिफ्ट के टाइम पर फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है, गिफ्ट के टाइम पर फेयर मार्केट वैल्यू $15,000। कितनी है, $15,000। गिफ्ट के दिन मतलब कि आपकी ये 31 दिसंबर 2009, इस टाइम पर क्या हो रहा है, गिफ्ट जा रहा है, ठीक है। तो देखो पहली सिचुएशन, फेयर मार्केट वैल्यू ज्यादा है, कोई प्रॉब्लम है क्या, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पर बेसिस क्या बन जाएगा, तो यहाँ पर 20 का बेसिस बन जाएगा, मतलब 20 मतलब कौन है यहाँ पर, डोनी है। हाँ, तो इसके लिए बेसिस जो बनेगा वो बनेगा डोनर्स का बेसिस, जो डोनर्स का बेसिस होता है वो इसका क्या बन जाएगा, बेसिस बन जाएगा, यानी कि $8,000, ठीक है ना। ये कौन है, डोनी। और इसी के बेसिस की हमें जरूरत है, क्योंकि अब कैपिटल गेन किसके किसके बिहाफ पर निकाल रहे हैं हम, इसी डोनी के बेसिस पर ही तो कैलकुलेशन करने की बात कर रहे हैं। अगर ये सोल्ड कर देता है, कितने में सोल्ड कर देता है, यहाँ पर प्रॉपर्टी का सेलिंग अमाउंट भी ले लेते हैं हम, बी सोल्ड द प्रॉपर्टी $25,000 में सेल कर रहा है। तो हमें अगर क्या निकालना है, हमें गेन या लॉस निकालना है, तो गेन या लॉस निकल जाएगा, हाँ निकाल लेते हैं। तो देखो प्रॉपर्टी कितने में सोल्ड हो रही है, 25,000 में, डोनी का बेसिस क्या माना जाएगा इसमें, 8,000 माना जाएगा, तो यहाँ पर गेन लॉस निकल के आ जाएगा 25,000 माइनस 8,000। बहुत सिंपल है, तो ये आप हमेशा करते हुए आते हो, गेन। चलो इसी एग्जाम्पल को हम कन्वर्ट कर देंगे किसमें, अगर यहाँ पर सेल्स प्राइस अगर कम हो तो क्या होगा, कोई इंपैक्ट आएगा। अगर यहाँ पर मैं सेल्स प्राइस ले लूं $5,000, तो क्या इंपैक्ट आएगा, क्या यहाँ पर बेसिस चेंज हो जाएगा क्या, नहीं, यहाँ पर बेसिस वही लेना है। बेसिस तो हमें ड्यूअल बेसिस कब चेक करना है, जब फेयर मार्केट वैल्यू क्या हो, कम हो, या तो फेयर मार्केट वैल्यू या तो इक्वल टू या ज्यादा है, डोनर्स के बेसिस से क्या है यहाँ पर, या तो उसके बराबर है या उससे ज्यादा है, तो यहाँ तो वो सिचुएशन अराइज ही नहीं होगी। तो सिचुएशन कहाँ पर अराइज होना है, वो वाली वो सिचुएशन अराइज होगी जब फेयर मार्केट वैल्यू आपकी कम हो डोनर्स के बेसिस से। तो तब जाके आपको क्या फाइंड आउट करना है, डोनर्स का बेसिस आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, ड्यूअल बेसिस मिलेगा, वहां पर हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर लॉस आ सकता है क्या, बिल्कुल आ सकता है लॉस, $3,000 का, ठीक। अब सेम प्रॉब्लम को मैं चेंज कर देता हूँ, फेयर मार्केट वैल्यू हम चेंज कर देते हैं इसकी। फेयर मार्केट वैल्यू, इफ द फेयर मार्केट वैल्यू एट द टाइम ऑफ द गिफ्ट, एट द टाइम ऑफ द गिफ्ट कितनी है, लेस देन डोनर्स बेसिस। तो फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है, हम एग्जांपल में ले लेते हैं यहाँ पर 7,000, कितनी ले लेते हैं, 7,000 ले लेते हैं, जो कि क्या है, फेयर मार्केट वैल्यू, फेयर मार्केट वैल्यू क्या डोनर्स के बेसिस से कम आ रही है क्या, हाँ, डोनर्स का बेसिस क्या है, ए ने कितने में परचेस कर दी है प्रॉपर्टी, $8,000 में, तो यहाँ पर क्या आ रही है, कम आ रही है, तो सिचुएशन हमारी यहाँ पर क्रिएट हो रही।
बी इसको सोल्ड कर रहा है, कितने में सोल्ड कर रहा है? अगर बी सोल्ड कर रहा है इसको $10,000 में सोल्ड कर रहा है, कितने में सोल्ड कर रहा है? $10,000 में सोल्ड कर रहा है। तो यहां पर बात ये आ रही है कि यहाँ पर बेसिस क्या लिया जाए, क्या लेना है हमें, बेसिस क्या लेना है यहाँ पर हमें ये फाइंड आउट करना है। तो $10,000 में आप क्या कर रहे हो, सेल कर रहे हो, तो कोई प्रॉब्लम है क्या? देखो कॉन्सेप्ट को समझते हैं यहाँ पर। कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, ये कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि आपका मिनिमाइज होना चाहिए गेन या लॉस। क्या होना चाहिए? मिनिमाइज होना चाहिए गेन या लॉस। तो यहाँ पर अगर देखोगे तो गेन बेसिस पर सेल हो रही है, कैसी सेल हो रही है? गेन बेसिस पर सेल हो रही है, गेन बेसिस पर सोल हो रही है, गेन बेसिस पर सोल्ड हो रही है। मतलब देखो 10,000 में सेल हो रही है ना, फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा में सेल हो रही है, परचेज से भी ज्यादा में सेल हो रही है, मतलब यहाँ पर क्या आने वाला है? गेन ही आने वाला है। तो जब गेन बेसिस पर सेल करेंगे तो उस समय हमें बेसिस क्या लेना है? हमें यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, गेन बेसिस में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हम यहाँ पर क्या ले लेंगे? डोनर्स का जो बेसिस हो डोनर्स का जो बेसिस हो जाता है वही हम क्या ले लेते हैं? यहाँ पर डोनी का बेसिस ले लेते हैं। तो यहाँ पर डोनर का बेसिस क्या है? $8,000, वही क्या बन जाएगा? डोनी का यानी कि बी का बेसिस बन जाएगा। तो $8,000 यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा? कॉस्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या निकालेंगे? गेन या लॉस जो भी आ जाएगा। तो $2,000 का यहाँ पर गेन आ गया। चलिए अब आते हैं हम किस पर? लॉस बेसिस पर आते हैं। लॉस बेसिस में लॉस बेसिस में हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पर हम ले लेते हैं, यहाँ पर जो सेल है वो सेल कितने में हो रही है? सेल हो रही है सपोज दैट $6,000 में सेल हो रही है। कितने में सेल हो रही है? $6,000 में सेल हो रही है, ठीक है। अब $6,000 में यहाँ पर सेल हो रही है, यानी कि यहाँ पर लॉस बेसिस है ना। आप किसमें? फेयर मार्केट वैल्यू से कम में ही क्या कर रहे हो? सेल कर रहे हो। फेयर मार्केट वैल्यू भी रिकवर नहीं हो रही है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं? हम डोनर का बेसिस नहीं लेते, यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं? फेयर मार्केट वैल्यू एट द टाइम ऑफ गिफ्ट ले लेते हैं। क्यों? इससे लॉस कम आएगा, इससे लॉस कम आएगा। तो हम क्या ले लेंगे यहाँ पर? हम ले लेंगे $7,000। अब देखो मैं आपको ये भी बताता हूँ कि इम्पैक्ट क्या आएगा। अभी लॉस कितना आ रहा है? लॉस आ रहा है $1,000 का। अगर हम डोनर का बेसिस ले लेते यानी कि 8,000 ले लेते यहाँ पर, तो $2,000 का लॉस आता। लेके देख लेते हैं एक बार कितना आ रहा है? 2,000, यानी कि मिनिमाइज नहीं हो रहा। मिनिमाइज होना चाहिए आपका लॉस या गेन, वॉट एवर जो भी हो। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे इस केस में? अगर आप भूल जाओ ना तो आप मिनिमाइज वाले पॉइंट को याद रखना कि क्या लेना चाहिए इसमें से। तो हमें मिनिमाइज करना है गेन या लॉस को। तो मिनिमाइज करना है तो हम यहाँ पर क्या लेंगे? 7,000 ले लेंगे, तो लॉस कम आएगा। क्यों? क्योंकि कौन सा पास में है? 6,000 के पास में कौन है? 7,000 पास में। तो हमें ये लेना चाहिए। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कौन सा पास में था गेन बेसिस में? देखो 10,000 के पास में कौन है? 7,000 या 8,000? तो 8,000 यहाँ पर उसके ज्यादा पास में था। नियरेस्ट पॉइंट कौन सा है? 8,000। तो यहाँ पर आपका गेन भी कम होगा और लॉस भी कम होगा, ऐसा इस कॉन्सेप्ट का कहना है। अगर आप इस 7,000 और 8,000 के बीच में सोल्ड करते हो तो फिर उस केस में हम इग्नोर करते हैं। ना तो हम लॉस कैलकुलेट करेंगे, ना ही हम गेन कैलकुलेट करेंगे, कुछ भी हम रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं उस केस में। सपोज दैट यही प्रॉपर्टी अगर सेल कर दी किसमें? 7,500 में। कितने में सेल कर दी? 7,500 में सेल कर दी। तो ना तो गेन रिकॉग्नाइज करने की जरूरत है, ना ही लॉस रिकॉग्नाइज करने की जरूरत है। एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं हम यहाँ पर सोल्ड कर रहे हैं 7,500 में। तो 7,500 में सोल्ड करेंगे तो यहाँ पर कुछ करने की जरूरत ही नहीं, हमें कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं। इग्नोर गेन या लॉस, वॉट एवर जो भी आए हमें इग्नोर ही करना है, तो कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं। अब कुछ क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड, वो भी हम हाथों हाथ सॉल्व कर लेते हैं इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है। अभी जो मैंने एक्सेल में दिखाया वो आपको फॉलो करना है, आपको लॉजिक अप्लाई करना है। देखो अब छोटे छोटे क्वेश्चन है, फटाफट हो जाना चाहिए विद इन 1 मिनट। आपको फटाफट रीड करना है और इसका रिप्लाई करना है चैट बॉक्स में कि इसका आंसर क्या होगा आपके अकॉर्डिंग जो आपने समझा।
Daryl received several acres of the land from his mother as a gift. At the time of the gift, the land had a fair market value $95,000. The mother's adjusted basis in the land was the mother कौन है यहाँ पर डोनर है, तो उसका एडजस्टेड बेसिस कितना है $1,05,000। तो देखो फेयर मार्केट वैल्यू कम है ना, एडजस्टेड बेसिस यानी कि यहाँ पर डुअल बेसिस लगेगा। तो 2 years लेटर डेरिल सोल्ड द लैंड फॉर द 90,000। तो $90,000 में क्या हो रही है, ये लैंड सोल्ड हो रही है। लैंड सोल्ड हो रही है मतलब कितने में सोल्ड हो रही है, 90,000 में, मतलब लॉस बेसिस पर सेल हो रही है ना। फेयर मार्केट वैल्यू भी रिकवर नहीं हो रही है, फेयर मार्केट वैल्यू भी रिकवर नहीं हो रही है। आप देखोगे इस क्वेश्चन में तो फेयर मार्केट वैल्यू से कम में सेल हो रहा है। जिस टाइम पर गिफ्ट मिला था, जिस टाइम पर गिफ्ट मिला था उस टाइम $95,000 क्या थी, मार्केट वैल्यू थी, और उससे भी कम में अब प्रॉपर्टी सेल हो रही है, मतलब 90,000 में। तो नो इवेंट अकर्ड दैट द इंक्रीज्ड आर द डिक्रीज द डेरिल बेसिस इन द लैंड, व्हाट वाज द डेरिल गेन आर द लॉस ऑन द सेल ऑफ द लैंड। तो यहाँ पर हमें क्या लेना, देखो यहाँ पर हमें एडजस्टेड बेसिस कौन सा लेना चाहिए, जिससे मिनिमाइज हो लॉस। अब ये लॉस वाली सिचुएशन, तो लॉस कब मिनिमाइज होगा, जब हम इस 90,000 में से 95,000 माइनस करेंगे तो लॉस मिनिमाइज होगा। अगर हम 1,05,000 करेंगे तो ज्यादा लॉस आएगा। तो अगर हमें कॉन्सेप्ट याद भी नहीं आ रहा ना, तो मिनिमाइज वाला कॉन्सेप्ट आप याद रख लो, ठीक। तो यहाँ पर कौन सा कंसिडर करेंगे, हम फेयर मार्केट वैल्यू कंसिडर करेंगे। तो फेयर मार्केट वैल्यू 95,000 है, 90,000 में सेल कर रहे हैं हम, 95,000 कॉस्ट है, तो 5,000 का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पर बी आंसर हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। चलिए गेन बेसिस, गेन बेसिस में तो हमें कोई सोचना ही नहीं है। गेन बेसिस एक नॉर्मल प्रोविजन ही है। एक Donna received land as a gift from her grandfather. At the time of the gift, the land had a fair market value 80,000 and an adjusted basis of $1,00,000 to Donna's grandfathers. 1 year later, Donna sold the land for the 1,05,000। कितने में सेल कर रही है, 1,05,000 में, मतलब गेन बेसिस पर है। देखो यहाँ पर फेयर मार्केट वैल्यू तो रिकवर हो रही है, प्लस कॉस्ट भी रिकवर हो रही है, मतलब कॉस्ट से ज्यादा में सेल हो रहा है। अगर देखो इस दोनों के बीच में अगर सेल होता है ना, फेयर मार्केट वैल्यू और एडजस्टेड बेसिस के बीच में सेल होता है, तो फिर हम वहां पर ना तो गेन रिकॉग्नाइज करते हैं ना ही लॉस रिकॉग्नाइज करते हैं, तो वो इग्नोर करते हैं सिचुएशन। गेन बेसिस कब बोलेंगे, जब हम एडजस्टेड बेसिस से भी ज्यादा में सेल कर रहे हैं, जब हम एडजस्टेड बेसिस से भी ज्यादा में हम सेल कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपका एडजस्टेड बेसिस कितना हो गया, $1,00,000 है, कितने में सेल कर रहे हैं, 1,05,000 में। तो यहाँ पर ये गेन की सिचुएशन है। गेन कब मिनिमाइज होगा, जब हम इस 1,05,000 में से 80,000 माइनस करेंगे या 1,00,000 माइनस करेंगे। 1,00,000 माइनस करेंगे तो कम गेन आएगा, 80,000 माइनस करेंगे तो ज्यादा गेन आएगा। तो हमें तो मिनिमाइज करना है गेन या लॉस को। तो यहाँ पर हमें 1,05,000 में से क्या माइनस करना पड़ेगा, 1,00,000। तो यहाँ पर क्या हुआ, बेसिस क्या हुआ, डोनर्स का जो बेसिस है वही हमारा बेसिस बन जाएगा। यानी कि गेन बेसिस में तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होना चाहिए, जो नॉर्मल प्रोविजन वही एप्लीकेबल है। केवल और केवल लॉस के केस में, लॉस के केस में हमारा बेसिस चेंज हो जाता है, हम फेयर मार्केट वैल्यू ले लेते हैं एट द टाइम ऑफ द गिफ्ट, डोनर्स का बेसिस इग्नोर हो जाता है। चलो एक सिचुएशन और थी हमारी नो गेन नो लॉस की। इन 2018 Paul received a boat as a gift from his father. At the time of the gift, the boat had the fair market value of 60,000 and an adjusted basis of the 80,000 to Paul's father. तो क्या बोल रही है, एट द टाइम ऑफ द गिफ्ट फेयर मार्केट वैल्यू क्या है, 60,000 है, एडजस्टेड बेसिस कितना है, 80,000। यानी कि यहाँ पर डुअल बेसिस लगेगा क्या, हाँ लगेगा, है ना। तो हम डायरेक्टली डोनर का बेसिस नहीं लेंगे, फिर हम चेक करेंगे कि कितने में सोल्ड हो रहा है। आफ्टर द पॉल रिसीव्ड द बोट, नथिंग अकर्ड अफेक्टिंग द पॉल्स बेसिस इन द बोट। इन 2020 पॉल्स सोल्ड बोट फॉर द $75,000। कितने में सेल कर रहा है, $75,000 में। क्या लॉस बेसिस है या गेन बेसिस, तो देखो ये 60,000 और 80,000 के बीच में आ रहा है, मतलब फेयर मार्केट वैल्यू से तो ज्यादा में सेल हो रहा है, लेकिन एडजस्टेड बेसिस से कम में सेल हो रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, ना तो कोई लॉन्ग टर्म गेन होगा, ना शॉर्ट टर्म गेन होगा, ना लॉस होगा, कुछ भी नहीं होगा, नीदर अ गेन नॉर अ लॉस फॉर द डिटरमाइनिंग, है ना। तो हमारा क्या आंसर आ गया, ये हमने ये सिचुएशन तो ऑलरेडी स्टडी कर ली है। तो बीच में आए, गेन बेसिस कब बोलोगे, जब कॉस्ट से भी ज्यादा हो तो गेन बेसिस बन जाएगा आपका। लॉस बेसिस कब बनेगा, लॉस बेसिस आप फेयर मार्केट वैल्यू से कम में सेल कर रहे हो, है ना। और बीच वाला सिचुएशन कब आएगा, नो गेन नो लॉस, जब इन दोनों के बीच के पॉइंट पर आप क्या कर रहे हो, सेल कर रहे हो।
कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू के बीच में। लेकिन ये तीनों सिचुएशन हम कब चेक करेंगे, जब फेयर मार्केट वैल्यू लेस देन एडजस्टेड बेसिस हो, तभी ये सिचुएशन अराइज होगी, अदरवाइज नहीं होगी। चलो, प्रॉपर्टी रिसीव्ड फॉर सर्विसेज। अगर आपको प्रॉपर्टी किस में मिल रही है, सर्विसेज के बदले मिल रही है, मतलब आप क्या कर रहे हो, जैसे आप लीगल सर्विसेज दे रहे हो या आप अकाउंटेंसी की सर्विसेज दे रहे हो, वॉट एवर सर्विसेज, जो भी आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, उसके बदले में आपको कैश रिसीव्ड नहीं हो रहा है। कैश के बदले में क्या मिल रहा है, आपको कोई प्रॉपर्टी मिल रही है। तो प्रॉपर्टी मिल रही है, तो यहाँ पर आपकी इनकम कितनी कंसिडर की जाए, और जो आपको प्रॉपर्टी मिलेगी उसकी कॉस्ट कितनी माने। अगर वो प्रॉपर्टी आपको मिलेगी और जब आप सेल करने जाओगे उस प्रॉपर्टी को, तो उस प्रॉपर्टी का कॉस्ट बेसिस क्या मानोगे। तो बड़ा सिंपल सा प्रोविजन है, जब आप क्या करते हो, यहाँ पर सर्विसेज देते हो किसी को, तो सर्विसेज के केस में आपको जो भी कंपनसेशन मिलता है, चाहे वो कैश में मिले या फिर आपको प्रॉपर्टी में मिले, वो सब आपकी क्या होती है, इनकम होती है। ऑल कंपनसेशन फॉर द पर्सनल सर्विसेज इज द ग्रॉस इनकम। तो जो आपकी ग्रॉस इनकम मानी गई है, वही आपकी प्रॉपर्टी का बेसिस बन जाता है। द फॉर्म ऑफ द पेमेंट इज इररिलेवेंट if the property is received for the services. Gross income is the fair market value of the property received minus any cash or other property given. तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर जो ग्रॉस इनकम है उसको ही फेयर मार्केट वैल्यू मान लेते हैं प्रॉपर्टी की। क्या मान लेते हैं, फेयर मार्केट वैल्यू मान लेते हैं प्रॉपर्टी की, मतलब कॉस्ट बेसिस मान लेंगे। हाँ, अगर उस प्रॉपर्टी में हमने अगर कुछ पेमेंट किया है, फॉर एग्जांपल आपकी जो सर्विसेज है, सर्विसेज प्रोवाइड करी आपने $10,000 की, ठीक। प्रॉपर्टी रिसीव्ड, कितनी प्रॉपर्टी रिसीव्ड हुई, प्रॉपर्टी का अमाउंट जो है $12,000 का। कितना है, $12,000 का। मतलब आपको आपने सर्विसेज दी 10,000 की, आपको प्रॉपर्टी मिल रही है 12,000 की, है ना। तो ऑब्वियसली बात है, आपने कुछ ना कुछ इसको दिया होगा। तो आपने कैश पेड किया है, क्या करा हुआ है, कैश पेड किया हुआ है, कैश पेड $2,000। ये कैश पेड किसको किया, डोनर्स को किया, जिससे आपको ये मिल रही है ना। डोनर वाला केस गया, जिसको आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, यानी कि आपके कस्टमर को ये 2,000 प्रोवाइड कर रहे हो। क्यों पे कर रहे हो उसको, क्योंकि जो उससे प्रॉपर्टी मिल रही है वो 12,000 की। आपने सर्विसेज दी कितनी, आपने सर्विसेज दी यहाँ पर 10,000 की, और आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, 12,000 की प्रॉपर्टी ले रहे हो। तो यहाँ पर आपका इनकम कितना है इस केस में, आपका इनकम है इस केस में $10,000। आपकी इनकम तो $10,000 है ना, सर्विस तो इतनी दी। आपको प्रॉपर्टी कितने की मिल रही है, 12,000 की प्रॉपर्टी मिल रही है। तो 12,000 की प्रॉपर्टी आपको मिल रही है, लेकिन उसके अगेंस्ट में आपने कैश भी पेमेंट किया है। कितना पेमेंट किया, 2,000 का कैश पेमेंट किया हुआ है। तो हमारा जनरल कॉन्सेप्ट क्या है, हम क्या बोलते हैं, हम यहाँ पर बोलते हैं, देखो वापस बताता हूँ मैं। द ग्रॉस इनकम इज द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। हम क्या कंसिडर करेंगे, हम ग्रॉस इनकम मान लेंगे, ग्रॉस इनकम इज द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी मान लेंगे रिसीव्ड, माइनस एनी कैश और अदर प्रॉपर्टी गिवन। अगर कोई प्रॉपर्टी या कैश गिवन होती तो हम उसको क्या कर देते हैं, एडजस्ट कर देते हैं। चलो इस एग्जांपल से भी समझते हैं इस पूरे कॉन्सेप्ट को, इसका एग्जांपल भी है, इस कॉन्सेप्ट को पढ़ लेते पूरा। बेसिस इन द प्रॉपर्टी रिसीव्ड इज द अमाउंट इंक्लूडेड इन द इनकम प्लस एनी कैश और अदर प्रॉपर्टी गिवन। क्या बोलना चाह रहा है, बेसिस इन द प्रॉपर्टी रिसीव्ड इज द अमाउंट इंक्लूडेबल इन द इनकम प्लस एनी कैश। हम कैश पे कर रहे हैं ना, कितना कैश पे कर रहे हैं, हम कैश पे कर रहे हैं 2,000 का। तो हमारी ग्रॉस इनकम तो 10,000 थी, प्लस 2,000 हम पे कर रहे हैं, यानी कि 12,000 हमारा क्या हो गया, हमारा यहाँ पर बेसिस हो जाएगा। देखो सिंपल सी बात है, इन्होंने घुमा फिरा के बोली है, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो फेयर मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगा, बेसिस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये फेयर मार्केट वैल्यू के इक्विवेलेंट ही तो ला रहे हैं। हम 10,000 इनकम मान रहे हैं, हमारी ग्रॉस इनकम कितनी मान रहे हैं, ग्रॉस इनकम मान रहे हैं $10,000, और जो भी कुछ पेड कर रहे हैं इसके लिए, तो कैश पेड करा जैसे हमने
2000। हमारी आउट ऑफ पॉकेट कितनी कितनी गई? देखो अगर हम उसको बोलते हैं कि हमें ये कैश में दे दो, जो सर्विसेज दी उसका कैश दे दो हमें, हम आपसे प्रॉपर्टी ले लेंगे 12,000 में, तो हम पहले ये 10,000 रिसीव्ड करते हैं प्लस हमारा 2,000 और ऐड कर देते हैं इसमें, फिर हम पेमेंट करते हैं, तो अल्टीमेटली हमारी आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट तो कितनी है? 12,000 के आसपास ही है। तो वही हमारा क्या हो जाएगा? बेसिस हो जाएगा। तो हम सिंपल ये भी तो बोल सकते हैं यहाँ पर, जो फेयर मार्केट वैल्यू है प्रॉपर्टी का, वही क्या बन जाएगा? बेसिस बन जाएगा। ये शॉर्टकट है याद रखने के लिए, है ना? जब नॉर्मल केस हो, हाँ कुछ एडजस्टमेंट आ जाए तो फिर आपको उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करना पड़ेगा, लेकिन कॉमन सेंस लगाए हम, तो हमारी कॉस्ट क्या लग रही है? हमारी कॉस्ट लग रही है 10,000 प्लस 2,000, ये हो जाएगा प्रॉपर्टी का बेसिस। इन्होंने भी ये समझाया, बेसिस इज द प्रॉपर्टी रिसीव्ड इज द अमाउंट इंक्लूडेड इन द इनकम। इनकम में कितना अमाउंट इंक्लूड किया? 10,000 हमारे एग्जांपल में, प्लस एनी कैश और अदर प्रॉपर्टी गिवन। कैश के अलावा अगर हम भी कोई प्रॉपर्टी दे देते हैं हमारे पास से, तो उसकी जो वैल्यू होगी वो इंक्लूड कर लेंगे। ग्रॉस इनकम ऑफ द एम्प्लॉइज इंक्लूड्स एनी अमाउंट पेड बाय एन एम्प्लॉयर फॉर द लाइबिलिटी। देखो ग्रॉस इनकम में क्या मान लेते हैं? ग्रॉस इनकम का मतलब क्या होता है? अगर हमारा एम्प्लॉयर हमारी लाइबिलिटी का पेमेंट कर देता है, सपोज दैट हमारी लाइबिलिटी क्या है? हमारे हमारे हाउस का इलेक्ट्रिसिटी बिल किसने पे कर दिया? ऑनर ने पेड कर दिया। मतलब लाइबिलिटी किसकी थी? एम्प्लॉय की थी। पेड कौन कर रहा है? एम्प्लॉयर कर रहा है। तो इस पार्ट को भी हम क्या बोलते हैं? इनकम बोलते हैं। तो ग्रॉस इनकम ऑफ एन एम्प्लॉय इंक्लूड्स एनी अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉयर फॉर लाइबिलिटी और एक्सपेंसेस फॉर द एम्प्लॉय। वो एम्प्लॉय के लिए लाइबिलिटी होगी या एक्सपेंसेस होगा? मतलब हमारी लाइबिलिटी या एक्सपेंसेस कौन बियर कर रहा है? एम्प्लॉयर बियर कर रहा है। यानी कि ये भी हमारे लिए क्या है? ये हमारे लिए इनकम ही तो है। हमें कैश ना मिलके क्या हो रहा है? हमारी लाइबिलिटी वेव ऑफ हो रही है। कौन पे कर रहा है लाइबिलिटी? हमारा एम्प्लॉयर पे कर रहा है। चलो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है छोटा सा, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। प्रॉपर्टी रिसीव्ड फॉर द सर्विसेज। मिसेस जी performed the interior decorating services for Mr. K and accepted the property as the payment in lieu of cash। ठीक है, क्या रिसीव्ड करने वाली है? प्रॉपर्टी रिसीव्ड होगी इसको। केस Mrs. G and Mr. K originally agreed upon the price of 4,500 for Mrs. G's services। तो सर्विसेज का कंसिडरेशन कितना है? 4,500। कितना है? 4,500। हमारे क्वेश्चन को अगर हम एडजस्ट करें तो कितना है ये? 4,500। ठीक है। At the time of the exchange, the property had an estimated fair market value 5,000। फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है? 5,000 है। फेयर मार्केट वैल्यू है ना 5,000। Based on the sale of the similar property and adjusted basis to Mr. K of 2,000। क्या बोल रहा है? इसको एक साथ पढ़ते हैं। At the time of the exchange, the property had an estimated fair market value of 5,000 based on the sale of the similar property and adjusted basis to Mr. K $2,000। मिस्टर के लिए एडजस्टेड बेसिस क्या है? एडजस्टेड बेसिस फॉर मिस्टर के। मिस्टर के कौन है यहाँ पर? मिस्टर के यहाँ पर सर्विस रिसीवर है ना। $2,000 की उसकी कॉस्ट थी। व्हाट इज द अमाउंट मिस जी मस्ट इंक्लूड इन हर इनकम एंड व्हाट इज हर बेसिस इन द प्रॉपर्टी रिसीव्ड। तो देखो यहाँ पर इनकम कितनी कंसिडर करेंगे और यहाँ पर बेसिस कितना कंसिडर करेंगे। क्या बात कर रहे हैं यहाँ पर? कितना बेसिस माने, और क्या कैश दे रहे हैं क्या इसमें? कुछ कैश वेश कुछ भी नहीं दे रहे, मतलब सर्विस प्रोवाइडर कुछ भी नहीं दे रहा अपनी सर्विसेज के अलावा। तो इसका कॉस्ट बेसिस क्या मानेंगे? कॉस्ट बेसिस फॉर जी, जी के लिए कॉस्ट बेसिस क्या होगा और उसकी ग्रॉस इनकम कितनी मानेगी? तो देखो सर्विसेज तो एग्रीड कितने पर हुई? 4,500। लेकिन उसके अगेंस्ट में हमें बेनिफिट कितने का मिल रहा है? हमें जो प्रॉपर्टी मिल रही है वो कितने की? वो $5,000 की है। और इसके बदले में हम कुछ और पे कर रहे हैं क्या? देखो कुछ भी पे नहीं कर रहे हैं, हम कुछ भी पे नहीं कर रहे हैं इसके अगेंस्ट में। हमें ये नहीं देखना कि मिस्टर के का कॉस्ट कितना था, हमें तो ये देखना है कि हमें कितने में मिल रहा है।
हमने 4500 के इक्विवेलेंट सर्विसेज दी, लेकिन जो प्रॉपर्टी मिल रही है उसकी वैल्यू कितनी है? उसकी वैल्यू 5000 है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर इनकम कितनी कंसिडर की जाएगी? यहाँ पर इनकम कंसिडर की जाएगी $5000। कितनी इनकम कंसिडर करेंगे? $5000। और जितनी इनकम कंसिडर की जाती है उतना ही तो क्या माना जाता है? कॉस्ट बेसिस माना जाता है। पिछले क्वेश्चन में क्या था, हमने कुछ एडिशनल कंसिडरेशन भी दिया था जिसके कारण हमने कॉस्ट बेसिस को इंक्रीज कर दिया था, यानी कि ग्रॉस इनकम में वो अमाउंट ऐड कर दिया था। यहाँ पर हम कुछ एडिशनल कुछ भी पे नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या मान के चल रहे हैं? हमें बेनिफिट कितने मिले? 5000 के बेनिफिट मिले ना, 500 के हिडन बेनिफिट है। देखा जाए तो ये क्या करा, यहाँ पर टैक्स प्लानिंग के पर्पज से हो या वॉट एवर जो भी पर्पज रहा हो इनका, सर्विसेज की प्राइस कम रखी। कोई भी पर्सन क्या प्रॉपर्टी ऐसे गिफ्ट फ्री में दे देगा क्या? 500 एक्स्ट्रा पे कर देगा क्या? अगर उसकी प्रॉपर्टी की फेयर मार्केट वैल्यू 5000 की है, तो वो या तो हमसे क्या बोलेगा कि सर्विस हमें 5000 के इक्विवेलेंट दे दो या फिर 500 हमें अलग से दे दो। तो बस यहाँ पर भी वही माना गया है। देखो अगर हम उससे 500 अलग से ले लेते तो क्या इम्पैक्ट पड़ता? तो ग्रॉस इनकम 4500 और 500 हम कैश मान लेते हैं, तो टोटल कितना हो जाता? टोटल 5000 का ये बेसिस हो जाता। बेसिस कितना होता? 5000 का। इनकम कितनी मानते हैं उस केस में फिर? 4500। अगर वो कैश 500 एक्स्ट्रा दे देता था, लेकिन कैश तो दे नहीं रहा, तो ये मान लिया जाएगा कि उसकी तो कॉस्ट सेव हो गई ना, कैश सेव हो गया। जो आउटफ्लो होने वाला था सर्विस प्रोवाइडर का, वो आउटफ्लो नहीं होगा। आउटफ्लो नहीं होगा तो ये 5000 ही क्या होगा, इसकी इनकम मान ली जाएगी, है ना। तो सिंपल पॉइंट है हमारा, फेयर मार्केट वैल्यू क्या बन जाता है? फेयर मार्केट वैल्यू प्रॉपर्टी का बेसिस बन जाता है। ये इसका कॉमन पॉइंट है। तो इनकम कितनी हुई? 5000, बेसिस क्या हुआ? 5000। Section 83 provide that the receipt of the property for the services provided is the taxable transaction regulation, provided that if the property or the services are paid for with the property, the fair market value of the property must be included in the gross income as a compensation. Accordingly, Mrs. G would include the 5000 in the gross income and the take an adjusted basis in the property equal to the fair market value of the $5000। चलिए, तो यहाँ पर ये हमारा प्रॉपर्टी रिसीव्ड फॉर सर्विसेज वाला यहाँ पर कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट सेशन में हम कवर करेंगे प्रॉपर्टी, इनहेरिटेड प्रॉपर्टी से।